हेलो नमस्ते गुड इवनिंग सत श्री अकाल। मैं डॉक्टर डी डी गोयल स्वागत करता हूं आप सभी का डॉक्टर डी डी गोयल यूट्यूब चैनल पर। तो सभी का स्वागत है। बहुत दिनों से जो है वो क्लास नहीं हुई थी। अभी एक क्लास आपको मॉर्निंग में मिली थी। एक और क्लास अभी आपको मिल रही है। तो कोशिश करेंगे थोड़ा जल्दी से जल्दी जो है वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस जो है वो मिल पाए। ठीक है। तो अभी जो है वो अपन टॉपिक देखेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है। और अभी तक जिसने जो है वो मॉक टेस्ट नहीं बुक करवाई है वो मॉक टेस्ट बुक करवा लें, या फिर जहां पर भी आपको अवेलेबल हो पाएगी आप वहां से ले लें। ठीक है। मॉडल टेस्ट पेपर्स जो है वो अवेलेबल अब हो गए हैं। तो आप 7-8 वाले जो नंबर थे जो मैंने आपको दे रखे थे, ठीक है, उस नंबर पे आप मैसेज करके जो है वो इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि कहाँ पे वो अवेलेबल है। ठीक है। 7877445621 वाले नंबर पे जो है मैं व्हाट्सएप मैसेज कर ले, वहां से जो है वो आपको मिल जाएगी। ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ये है कि वक्षीय श्वसन जो है वो किस में पाया जाता है। देखिए 3 प्रकार के रेस्पिरेशन होते हैं। सबसे पहला जो होता है वो होता है वक्षीय श्वसन, जिसमें वक्ष थोरैक्स जो होता है वो इन्वॉल्व होता है। दूसरा जो है वो एब्डोमिनल यानी कि उदरीय श्वसन होता है। और तीसरा जो है वो वक्षीय उदरीय होता है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि श्वसन में जिस भाग में मूवमेंट पाया जाता है उसके आधार पर जो है वो अपन श्वसन को 3 प्रकार में विभक्त करते हैं। वक्षीय का मतलब मूवमेंट यहाँ होगा, यानी कि यहाँ पे वक्ष में। ठीक है। उदर यानी कि जो पेट वाला भाग होता है वहां पे मूवमेंट होगा श्वसन के दौरान। और वक्षीय उदरीय मतलब पूरा। ठीक है। तो वक्षीय का मतलब इसमें तो होता है कुत्ता अथवा मानव। ठीक है। उदरीय जो श्वसन होता है उसमें आ जाएगा आपके गाय भैंस यानी कि जो भी रुमांती होते हैं वो सारे। ठीक है। और जो वक्षीय उदरीय होता है उसमें आता है घोड़े और गधे। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा था वक्षीय श्वसन किसमें पाया जाता है, तो वक्षीय श्वसन जो होता है वो किसमें पाया जाता है, कुत्ते में पाया जाता है। ठीक है। दूसरे क्वेश्चन देख लेते हैं। श्वसन के बारे में निम्न में से सत्य कथन कौन से हैं। तो देखिए श्वसन जो होते हैं वो जनरली 3 प्रकार के होते हैं। श्वसन के पद जो होते हैं वो 3 पदों में होते हैं। एक तो होता है बाह्य श्वसन, एक होता है अंतः श्वसन, और तीसरा जो है वो कोशिकीय श्वसन होता है। ठीक है ना। तो देखो बाह्य श्वसन का अर्थ क्या होता है। बाह्य श्वसन का अर्थ क्या होता है कि वातावरण से फेफड़ों के मध्य, वातावरण से फेफड़ों के मध्य होने वाला जो श्वसन होता है उसको अपन बाह्य श्वसन कहते हैं। ठीक है। अंतः श्वसन जो होता है उसमें क्या होता है कि फेफड़ों की जो कुपिकाएं होती, फेफड़ों की जो कुपिकाएं होती है उन कुपिकाओं से रक्त के मध्य, फेफड़ों की कुपिकाओं से रक्त के मध्य होने वाला श्वसन जो होता है उसको अपन अंतः श्वसन। और कोशिकीय श्वसन क्या होता है कि रक्त की केशिकाओं से जो गैसों का आदान प्रदान किसके बीच में होता है, शरीर की कोशिकाओं के मध्य होता है। ठीक है ना। उसको जो है वो अपन कोशिकीय श्वसन कहते हैं। ये 3 प्रकार के श्वसन होते हैं। अब इसने क्या पूछा है क्वेश्चन में वो देख लेते हैं। इसने पूछा है श्वसन के बारे में सत्य कथन बताना है आपको। वातावरण से फेफड़ों के बीच में क्या बाह्य श्वसन होता है। ठीक है। तो वातावरण से फेफड़ों के बीच में ये यहाँ पर सही कथन है। फेफड़ों से रक्त के बीच में आंतरिक श्वसन होता है, ये भी सही है। और रक्त से कोशिकाओं के बीच में ये तीनों ही सही है। तो आंसर यहाँ पर जो है वो हो जाएगा डी। ठीक है ना। ये चारों ही सही कथन है यहाँ पे। तो याद रखना ये तीनों प्रकार के श्वसन के बारे में कि श्वसन जो होते हैं बाह्य श्वसन, अंतः श्वसन और कोशिकीय श्वसन, 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है। अगला देखिए इसके बाद में तीसरा क्वेश्चन ये है कि पशु की वक्षीय गुहा के लिए कौन सा कथन सत्य है। ठीक है। वक्षीय गुहा क्या होती है जिसको अपन जो है वो कहते हैं रिब केज। रिब केज का मतलब क्या होता है, इस तरह से ये रिब केज होती है, इसमें आगे की तरफ जो है ये होती है उरोस्थी। ठीक है। ये जो वेंट्रल साइड होता है, रिब केज का मतलब ये छाती वाला जो केज होता है थोरेसिक केज, ठीक है ना, उसको बोलते हैं। तो इसमें याद रखना जो वेंट्रल साइड होता है ये तो होता है स्टर्नम, जिसको अपन उरोस्थी बोलते हैं पहला। ठीक है। जो डोर्सल साइड होता है पीछे की साइड आपको पता है क्या होती है, कशेरुकाएं।
लेटरल साइड, लेटरल साइड जो है, लेटरल साइड यानी कि ये चारों ओर, ये होती है पसलियां, ठीक है। इसके बाद में आगे की तरफ, आगे की तरफ देखो एक क्लेविकल, ये बोन होती है जिसको अपन कॉलर बोन बोलते हैं, ठीक है। एंटीरियर में क्लेविकल होती है जिसको अपन कॉलर बोन बोलते हैं, और पोस्टीरियर यानी कि नीचे की तरफ, नीचे की तरफ होता है डायफ्राम, पोस्टीरियर में होता है डायफ्राम। अब देख लो भाई क्या क्वेश्चन है और क्या आंसर होगा। इसने ये पूछा है कि रिब केज में आपको बताना है कि कौन सा किस साइड होता है, तो एंटीरियर में डायफ्राम होता है, गलत है भाई ये, क्योंकि एंटीरियर में डायफ्राम नहीं होता। लेटरल साइड में पसलियां होती है, ये सही है। पोस्टीरियर में क्लेविकल होता है, ये गलत है। और वेंट्रल में कशेरुकाएं होती है, क्या कशेरुकाएं यहाँ पर है? नहीं, एक ही सही आंसर है, वो है बी। आगे ना समझ में, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। ये देखो, वेंट्रल में होता है उरोस्थी, डोर्सल में होता है कशेरुकाएं, लेटरल में होती है पसलियां, एंटीरियर मतलब आगे की तरफ होती है क्लेविकल बोन, नीचे की तरफ पोस्टीरियर मतलब होता है डायफ्राम, ठीक है। बहिर्श्वसन के लिए सत्य कथन ध्यान रखना, बहिर्श्वसन और अंतःश्वसन के लिए सत्य असत्य कथन जो है वो 100% आपके पूछा जा चुका है और वो पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो बहिर्श्वसन अंतःश्वसन इनमें अंतर याद रखना। वापस से एक बार बता देता हूं मैं, अंतःश्वसन में जो है यह सक्रिय प्रक्रिया होती है भाई, ठीक है, जबकि बहिर्श्वसन जो होती है वो निष्क्रिय प्रक्रिया होती है, ठीक है। इसमें जो है वो ऊर्जा आवश्यक होती है और इसमें ऊर्जा आवश्यक नहीं होती। इसमें जो है वो वक्ष गुहा का आयतन, वक्ष गुहा का आयतन इसमें बढ़ता है, इसमें जो है वो कम होता है, ठीक है। इसमें जो है वो पसलियां बाहर की तरफ गति करती है और इसमें पसलियां जो होती है वो अंदर की तरफ गति करती है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट जो है अंतःशोषण जो होता है, इसमें क्या होता है, अंतःशोषण जो होता है इसमें डायफ्राम जो होता है वो चपटा हो जाता है, जबकि बहिर्श्वसन में वापस से कैसा हो जाता है, डोम नुमा हो जाता है, ठीक है। अगली चीज ये है कि यहाँ पे जो है कुछ पेशियां पाई जाती है, इनको बोलते हैं ICM, इंटरकॉस्टल मसल, इसमें इसका संकुचन होता है और इसमें वापस से उनका क्या हो जाता है, शिथिलन हो जाता है, ठीक है। तो ये अंतर हो गए। अब इसने ये पूछा है कि इनमें से कौन सा अंतर जो है वो सही है, क्या सक्रिय प्रक्रम होता है? नहीं। क्या डायफ्राम की स्थिति डोमनुमा होती है? बिल्कुल सही। वक्ष गुहा का आयतन अंतःशोषण में बढ़ता है, ये गलत हो गया। और बाह्य अंतर पेशियां जो होती है वो उपयोग आती है, नहीं, इसमें आंतरिक जो होती है वो उपयोग आती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो आंसर हो जाएगा बी। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखिए, O2 का परिवहन रक्त में प्लाज्मा के रूप में कितने प्रतिशत होता है? तो ये भी याद रखना कि रक्त में O2 और CO2 का परिवहन, ठीक है, तो O2 का 97% ऑफ O2 जो होती है उसका परिवहन जो होता है वो Hb के साथ यानी हीमोग्लोबिन के साथ जो है वो जुड़कर होता है, ठीक है। और केवल 3% जो होती है उसका जो है वो परिवहन प्लाज्मा में घुलकर होता है, ठीक है। जो CO2 होती है, CO2 में याद रखना CO2 में जो है वो 70% जो CO2 होती है उसका बाइकार्बोनेट यानी कि SCO3 नेगेटिव के रूप में होता है इसका परिवहन, ठीक है। जो 23% जो है वो परिवहन जो है वो होता है हीमोग्लोबिन के साथ में मिलकर के, और केवल 5 से 7% जो परिवहन होता है वो प्लाज्मा के रूप में होता है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान रखना कि किसका परिवहन किस रूप में होता है। इसने ये पूछा है कि ऑक्सीजन का परिवहन रक्त प्लाज्मा के रूप में कितने परसेंट तक होता है? वो होता है 3% तक, ठीक है। तो ये भी याद रखना। अगला देखिए, हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ने पर बनाया गया वियोजन तक किस आकृति का होता है? वियोजन वक्र जो होता है वो इस प्रकार का होता है, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बता रखा है, जो कि सिग्मोइड जो ये वक्र होता है, ठीक है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट। सिग्मोइड होता है जिसको अपन एस आकार का भी बोलते हैं, ठीक है, और इस पर क्वेश्चंस भी इंपोर्टेंट आते हैं, वो भी याद रखना है आपको, ठीक है ना। तो ये कैसा हो जाएगा? सी, सिग्मोइड हो जाता है। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन का वक्र दाईं तरफ खिसक जाने का सही कारण जो है वो कौन सा? नहीं। चलो तो पहले तो बता ही देते हैं तुम्हें कि ऑक्सीजन वियोजन चक्र जो होता है वो दाईं तरफ और बाईं तरफ कब खिसकता है, ठीक है। ये इस तरह का वक्र होता है,
ये संतृप्त अवस्था आ जाती है, ठीक है। ये जो है इस तरह से O2Hb होता है, और ये इस तरह जो है वो ऑक्सीजन का आंशिक दाब होता है। ऑक्सीजन के आंशिक दाब और O2Hb के मध्य जो है ये वक्र पाया जाता है, जिसको अपन एस शेप कहते हैं, ठीक है। अब किस किस कारण से जो है ये लेफ्ट राइट खिसक सकता है उसके बारे में अपन डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले तो ध्यान रखना, अगर ये ग्राफ जो है वो इस तरह से खिसक जाता है, ठीक है, दो तरह से हो सकता है, या तो ये इस तरफ खिसक जाए या फिर ये इस तरफ खिसक जाए, ठीक है ना। तो आपको ये पता है जब भी अपन कोई चीज पढ़ते हैं तो उस टाइम में जो है ये तो होता है राइट और ये होता है लेफ्ट, ठीक है। ये कौन सा होता है, ये राइट होता है और ये होता है लेफ्ट, ठीक है। तो इस साइड में अगर खिसक गया तो इसका मतलब वो किस तरफ खिसक रहा है, दाईं ओर, ठीक है ना। तो पहला रीजन तो हो सकता है कि वो दाईं ओर विस्थापन हो। तो दाईं ओर विस्थापन किस किस कारण से होगा, जब ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के मध्य बंधुता कम होगी। कब कब हो सकती है, यदि रक्त में CO तथा CO2 की मात्रा क्या हो गई है, बढ़ जाए, ठीक है ना। CO तथा CO2 की मात्रा बढ़ गई हो, उस कंडीशन में दाईं ओर खिसक सकता है। दूसरा यहां पर कारण हो सकता है कि यदि यदि क्या हो जाए, तापमान बढ़ जाए, तापमान बढ़ जाए तो भी इनके मध्य बंधुता जो है वो कम हो सकती है, ठीक है। तीसरा, यदि अम्लीयता बढ़ जाती है तो भी क्या हो सकती है, कम हो सकती है, ठीक है। चौथा जो है वो OH आयन, ठीक है, यानी कि क्षारीयता जो है वो बढ़ जाए, या pH अगर बढ़ जाए तब भी जो है वो क्या हो सकता है, यहाँ पर ये ग्राफ जो है वो दाईं ओर खिसक जाएगा, ठीक है। इसका जस्ट उल्टा जो है, ठीक है, ये बढ़ जाने पर H+ आयन बढ़ जाने पर, और ये इसका उल्टा हो जाएगा pH कम होने पर, ठीक है। अब जस्ट इसका उल्टा जो होता है वो बाईं ओर हो जाता है। बाईं ओर में क्या हो जाता है, CO तथा CO2 जो है वो कम होने पर, ठीक है, तापमान जो है वो भी कम होने पर, H+ आयन या फिर अम्लीयता जो है वो कम होने पर, जबकि चौथा क्षारीयता या फिर OH आयन या फिर pH ये बढ़ जाने पर। तो ये चार चीजें हैं, दाईं और बाईं ओर जो है वो वक्र किस तरह से शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन ये मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है, पूरी एक क्लास में जो है, 1 घंटे की क्लास में जो है मैंने ये चीज पढ़ा रखी है आपको, और आप सबको पता होगा जिन्होंने जो मेरे से पढ़ रखे हैं, ठीक है। अब अपन देख लेते हैं इसमें क्या क्वेश्चन का आंसर होगा। इसने बोला कि वक्र दाईं तरफ खिसक जाने का सही कारण नहीं है, तो CO2 की सांद्रता बढ़ने पर दाईं तरफ खिसकेगा, ये सही है। अभी अपन ने देखा था वही देख लेते हैं वापस, ठीक है। चलिए, तो पहला CO2 की सांद्रता बढ़ने पर दाईं ओर खिसक रहा है, ये सही। pH बढ़ जाने पर, ना ना ना, pH कम होने पर होता है। H+ सांद्रता बढ़ जाने पर सही है, और तापमान के बढ़ जाने पर सही है, यानी कि एक जो है pH के बढ़ने पर जो है वो दाईं ओर नहीं बाईं ओर खिसकता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। अगला देखिए, सामान्य अंतःशोषण प्रक्रिया में अंतःश्वसित, अच्छा ये किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकता है, ठीक है। ये किसी को स्क्रीनशॉट लेना है, इंपॉर्टेंट है ये चीज, एक बार आप देख लो, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है कि दाईं ओर कब खिसकेगा और बाईं ओर कब खिसकेगा, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है। चलो, अब अगला देख लेते हैं अपन। सामान्य अंतःशोषण की प्रक्रिया में अंतःशोषित बहिर्शोषित वायु का आयतन क्या कहलाता है, आपको पता है। चाहे सामान्य अंतःशोषण अंदर की तरफ करो, चाहे बहिर्शोषण करो, वो जो आयतन होता है उसको अपन ज्वारीय आयतन टीवी कहते हैं, ठीक है। तो टीवी जो होता है वो सामान्य होता है, याद रखना इसमें। टीवी क्या हो जाएगा, सामान्य अंतःशोषण तथा बहिर्शोषण। IRV बल पूर्वक अंतःशोषण को अपन क्या कहते हैं, IRV कहते हैं। बल पूर्वक बहिर्शोषण को अपन ERV कहते हैं। सब कुछ अगर बाहर निकाल दिया, इसके बाद भी फेफड़े कभी पिचकते नहीं है, क्योंकि फेफड़ों में रहती है RV, ठीक है ना। इसके बाद में कैपेसिटीज में सबसे पहले IC यानी कि अंदर लेने की अधिकतम क्षमता क्या होती है, TV प्लस IRV। EC यानी बाहर छोड़ने की अधिकतम क्षमता क्या होती है, यानी कि टीवी बाहर सामान्य तरीके से छोड़ा, और प्लस ERV, ठीक है। IC और EC हो गए। अगला, इसके बाद में देखिए FRC यानी कि बल पूर्वक बहिर्शोषण से पहले जो सामान्य बहिर्शोषण कर लिया फिर भी फेफड़ों में बच जाता है, क्या बच जाती है, RV प्लस ERV। और मैक्सिमम लंग की कैपेसिटी को अपन बोलते हैं TLC, जिसमें सब कुछ आ जाएगा, RV प्लस ERV प्लस TV प्लस IRV।
और इनमें से कितनी बाहर निकल सकती है, जिसको अपन कहते हैं वीसी। कौन कौन बाहर निकल सकती है? तीनों बाहर निकल सकती है, ईआरवी प्लस टीवी प्लस आईआरवी। ठीक है, ये सारी डेफिनेशंस है शोषण या आयतन की, मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक क्वेश्चन जो है वो यहाँ से आपका आएगा ही आएगा। ठीक है, इंपोर्टेंट है ये। क्लियर? देखो तो क्या था क्वेश्चन, ये देख लेते हैं अपन पहले। तो क्वेश्चन था सामान्य शोषण के लिए, तो सामान्य शोषण जो होता है वो टीवी होता है, गाय और घोड़े का भी मैंने बता रखा है आपको, तो इंपोर्टेंट है टीवी। अगला अपन देख लेते हैं क्वेश्चन, ज्वारीय आयतन के अतिरिक्त, टीवी के अतिरिक्त, है ना, बलपूर्वक अंतर शोषित वायु का आयतन जो है वो क्या कहलाता है? तो बलपूर्वक अंतर शोषण में अपन प्रयुक्त करते हैं आईआरवी। ठीक है, कुल फुफ्फुसीय क्षमता, कुल फुफ्फुसीय क्षमता बताओ भाई, मैंने अभी बताया था मैक्सिमम कितनी कैपेसिटी होती है टीएलसी की, उसमें आरवी भी होगा, उसमें ईआरवी भी होगा, उसमें टीवी भी होगा और उसमें आईआरवी भी होगा। ठीक है, ये मैंने क्वेश्चंस बहुत करवा रखे हैं आपको, तो मुझे पता है आप सही कर दोगे। बाकी वाला तो कोई ऐसा तो नहीं है जो सेम हो रहा हो? अच्छा, सही कथन नहीं है, सॉरी सॉरी, तभी मुझे लग रहा है कि मैं गलत कहाँ हो रहा हूँ। इसने पूछा कि टीएलसी के लिए जो है वो सही कथन नहीं है, सॉरी, तो ये तो सही है। ठीक है, फिर इसके बाद में देखो टीएलसी, एफआरवी, एफआरवी तुम्हें पता है क्या होता है? एफआरवी इजिकल टू होता है आरवी प्लस ईआरवी। ठीक है, और आईसी इजिकल टू क्या होता है? आईआरवी प्लस टीवी। तो ये भी सेम है, देखो ये और ऊपर वाला फॉर्मूला सेम है, तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया? सही हो गया। ठीक है, तीसरा, आवाज आ रही ना? टीएलसी इजिकल टू एफआरवी प्लस आईआरवी, तो एफआरवी क्या होता है? आरवी प्लस ईआरवी। ठीक है, यानी आरवी प्लस ईआरवी प्लस आईआरवी। अब भाई इसमें कम क्या पड़ रहा है? एक चीज टीवी, तो इसका मतलब ये गलत हो गया, इसने पूछा था सही कथन नहीं है, सी सही कथन नहीं है। ठीक है ना, अब यहाँ पे चेंज कर रहा हूं मैं आंसर, इसका आंसर सी होगा। ठीक है, बस दिमाग को है ना थोड़ा सा एक्टिव रखो, कई बार जो है वो अपन गलती जैसे मैंने अभी की ना, वो मिस्टेक आप लोग जो है वो एग्जाम में मत कर देना। ठीक है, मुझे तो आता, मैंने देख लिया नीचे, कई बार अपन जो है वो फटाफट में होते हैं, जब अपन फ्लो में होते हैं तब अपन क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस गलत कर देते हैं, और ऐसे क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं, अपन करते नहीं, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस जो है वो गलत हो जाते हैं। और उसका कारण क्या होता है? उसका कारण होता है कि अपन फटाफट में होते हैं, उस टाइम में अपन सोचते हैं कि नहीं नहीं ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है। ये ध्यान रखना, जो सबसे आसान क्वेश्चन होते हैं वो सबसे जल्दी गलत होते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें अपन ओवर कॉन्फिडेंस में होते हैं, उसमें पूरी लैंग्वेज को अपन पढ़ नहीं पाते, और क्वेश्चन हमेशा सेम नहीं आते। ठीक है ना, क्वेश्चन को कुछ ना कुछ लैंग्वेज घुमा करके ही दिया जाता है। क्लियर? तो यहाँ पर जो है वो 10वें में आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, रोगों से लड़ने की क्षमता के अध्ययन को जो है वो क्या कहा जाता है? सभी को पता है, उसको अपन कहते हैं इम्यूनिटी, यानी कि प्रतिरक्षा विज्ञान। ठीक है, और जो प्रोटीन होता है जो कि बाह्य कारक होता है और रोगों के लक्षण उत्पन्न करता है, उसको अपन एंटीजन कहते हैं। और एंटीबॉडी जो है वो एंटीजन के विरुद्ध प्रोटीन या पदार्थ जो कि शरीर के द्वारा बनाया जाता है, उसको अपन एंटीबॉडी कहते हैं। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, ये तो पूछा हुआ क्वेश्चन है 2016 का, बड़ा फर्जी क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। एंटीबॉडी का निर्माण जो है वो कौन करता है? तो ध्यान रखना, एंटीबॉडी का निर्माण बी लिम्फोसाइट द्वारा होता है। ठीक है, प्लाज्मा कोशिकाओं के द्वारा भी होता है, तो दोनों करते हैं। प्लाज्मा सेल्स जो होती है, जो कि जिनकी शेप जो होती है केंद्रक की शेप, वो कार्टविल शेप होती है, तो ये दोनों ही करती है, तो दोनों के द्वारा जो है वो एंटीबॉडी का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 13, परिसंचरणीय आघात, जिसको अपन बोलते हैं सर्कुलेटरी शॉक, क्या होता है? इंग्लिश में बोलते हैं सर्कुलेटरी शॉक। ठीक है ना, देखो शॉक का मतलब क्या होता है? कई बार हमें जितना ऑक्सीजन जो होती है वो नहीं मिल पाती, या फिर जितना रक्त जो होता है वो नहीं मिल पाती, तो उस रीजन से शॉक में जाते हैं। ठीक है, तो धमनियों में रक्त आयतन की कमी हो जाने पे बिल्कुल सही है, प्रति मिनट रक्त संचार जो है वो उसकी कमी हो जाए तो ये भी सही है, और उत्तकों से प्राप्त होने वाली ऑक्सीजन जो होता है उसकी भी कमी हो जाए, तो यानी कि उत्तकों को, यानी कि सिंपल सा है कि भाई अपने अगर रक्त की कमी हो गई तो रक्त में तो ऑक्सीजन होती है, तो रक्त में कमी हो गई तो ऑक्सीजन की भी कमी होगी, और इस रीजन से जो है हमारे शरीर में परिसंचरणीय आघात उत्पन्न होते हैं। ठीक है, अलग अलग प्रकार के शॉक होते हैं, मैं आपको बता ही देता हूँ, सारे के सारे टाइप के शॉक है ये, वो शॉक नहीं है, शॉक है, झटका। ठीक है ना, आघात है, शॉक और शॉक वो फर्क होता है। ठीक है ना, तो शॉक कौन कौन से टाइप के होते हैं?
अगर एक्सीडेंट हुआ तो एक्सीडेंट में ब्लड लॉस हो जाता है, इसको बोलते हैं ट्रॉमेटिक शॉक। ठीक है। दूसरा हाइपोवॉल्यूमिक शॉक, यानी कि किसी भी रीजन से ऑक्सीजन की यदि क्या हो गई, कमी हो गई, तो उसको अपन कहते हैं हाइपोवॉल्यूमिक शॉक, यानी कि दम घुटने लग गया या किसी रीजन से ऑक्सीजन शरीर में जितनी पहुंचनी चाहिए वो नहीं पहुंच पा रही, तो वो हो गया हाइपोवॉल्यूमिक शॉक। ठीक है। तीसरा शॉक जो होता है जिसमें क्या हो सकता है, जिसमें एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो सकती है, उसको जो है वो अपन कहते हैं एनाफाइलैक्टिक एनाफाइलैक्टिक शॉक। एनाफाइलैक्टिक शॉक का मतलब क्या होता है, यदि एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस के कारण जो है वो शॉक में चल जाए तो उसको अपन क्या कहते हैं, एंटीजन एंटीबॉडी शॉक, यानी एनाफाइलैक्टिक शॉक कहा जाता है। ठीक है। ट्रॉमेटिक हो गया, हाइपोवॉल्यूमिक हो गया, इसके अलावा जो होता है वो होता है हीमोरेजिक शॉक, जिसमें क्या हो जाता है, ब्लड लॉस के कारण। ठीक है। अगर शरीर में किसी भी रीजन से जो है वो रक्त का स्त्राव होने लग जाता है, तो इस टाइप के शॉक को जो है वो अपन क्या कहते हैं, हीमोरेजिक शॉक कहते हैं। तो इसने ये पूछा था क्वेश्चन कि इसने तो परिसंचरण, एक और क्वेश्चन है इसमें आगे। चलिए, एनाफाइलेक्टिक आघात क्या होता है? तो एनाफाइलेक्टिक आघात जो होता है वो मेनली एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन से होता है, और वो एलर्जी से भी हो सकता है। तो यहाँ पर आंसर जो है वो आपका जाएगा सी। ठीक है। तो एनाफाइलेक्टिक वाला आंसर हो गया। एक इसके अलावा टॉक्सिक, यानी कि किसी भी जहरीले पदार्थ के खाने से भी जो है वो शॉक में जा सकता है, उसको अपन टॉक्सिक शॉक भी कहते हैं। ठीक है। आगे देखिए, अब इसके बाद में आईजी पे क्वेश्चन है जिसको अपन इम्यूनोग्लोबिन्स कहते हैं, और इम्यूनोग्लोबिन्स जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, 5 टाइप के, जी, ए, एम, डी और ई। बेगम दे या ना दे, तो गम जरूर दे, जिंदगी में गम है देखो तो गम दे। ठीक है ना। तो गम जी से क्या हो जाएगा, आईजीजी। जी से यहां पर याद रखना है गस्टेशन से संबंधित होता है, और यह प्लेसेंटा को पार करने वाली एकमात्र एंटीबॉडी होती है और सबसे सर्वाधिक पाई जाने वाली एंटीबॉडी। ए जो होता है वो शरीर के सभी स्त्राव में पाई जाती है। ए से याद रख लो आंसू, और आंसू से याद रख लो शरीर के जितने भी, चाहे बहिर्स्रावी हो चाहे अंतःस्रावी स्त्राव हो, सब में क्या पाया जाता है, आईजीए पाई जाती है। एम से याद रखना मैं पहले पहुंचूंगी, यानी कि जहां भी अगर कोई संक्रमण होता है सबसे पहले पहुंचने वाली एंटीबॉडी जो होती है वो होती है आईजीएम। ठीक है। आईजीडी जो होती है वो होती है विकास, यानी कि डेवलपमेंट से संबंधित। ठीक है ना। तो विकास से संबंधित जो है वो कौन सी होती है, आईजीडी होती है। आईजीई जो है वो होती है संबंधित एलर्जी से। तो एलर्जी से संबंधित जो है वो कौन सी होती है, आईजीई होती है। तो यहाँ पे कितने टाइप की हो गई, टोटल 5 टाइप की जो है वो हो गई आपके एंटीबॉडीज। ठीक है। टोटल 5 टाइप की एंटीबॉडीज हो गई। और इसमें अब क्वेश्चन क्या पूछा है इसने, इसने पूछा है कि सबसे कम मात्रा में कौन सी होती है, आईजीई, गम दे। ठीक है। अब आप खुद क्वेश्चंस कर लो आगे वाला। माँ के प्रथम दूध में किस प्रकार की प्रतिरक्षा पाई जाती है? तो देखो, माँ का जो पहला दूध होता है वो माँ खुद बनाती है, लेकिन वो बच्चे के शरीर में काम आता है। ठीक है। तो माँ बनाती है प्राकृतिक तरीके से, लेकिन क्या बच्चे में जो काम आ रहा है वो बच्चा खुद बना रहा है, नहीं बना रहा, तो वो निष्क्रिय। तो बनता प्राकृतिक तरीके से है, लेकिन वो बच्चा खुद जो है वो नहीं बना रहा, इसलिए यह किस प्रकार की प्रतिरक्षा होती है, प्राकृतिक निष्क्रिय प्रतिरक्षा होती है। आंसर हो जाएगा माँ के दूध वाला 16वें का डी। ठीक है। जो प्राकृतिक सक्रिय प्रतिरक्षा होती है, जैसे कि कोई रोग हो गया, चिकन पॉक्स वगैरह, तो चिकन पॉक्स रोग के बाद में जो है वो हमारा शरीर खुद जो है वो उसके विरुद्ध एंटीबॉडी बनाता है। ठीक है। कृत्रिम सक्रिय में जो है, जैसे कि टीकाकरण के द्वारा जो है वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस किए जाते हैं, और जब बनी बनाई एंटीबॉडी शरीर में इंजेक्शन के द्वारा प्रवेश कराई जाती है, जैसे कि एंटी स्नैक विनम या एंटी टिटनस सीरम का इंजेक्शन। ठीक है ना। तो ये इंजेक्शन जो होते हैं, ये इसका आंसर जो है वो हो जाएगा यहाँ पर डी। ठीक है। अगला देखिए, विषाणु संक्रमण के समय शरीर में स्त्रावित होने वाला कारक कौन सा है? तो याद रखना, जब भी विषाणु का संक्रमण होगा तो उसके टाइम में जो है वो स्त्रावित होने वाला कारक जो होता है वो होता है इंटरफेरॉन। ठीक है। ये मैं पहले ही बता चुका हूं कि हमारी कोशिकाएं
जब वायरस संक्रमित हो जाती है तो वायरस संक्रमण के बाद में वो इंटरफेरॉन का स्त्रावण करती है। तो 17 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी। बहिर्स्रावी ग्रंथियों के स्त्राव में कौन सा आईजी पाया जाता है? अभी मैंने क्या बताया था, हमारे शरीर के जितने भी स्त्राव होते हैं, जहां भी स्त्राव आ जाए तो इसका मतलब एक ही एंटीबॉडी है, वो कौन सा है? IgA। एंटी टिटनस सीरम किस प्रकार की प्रतिरक्षा? अभी मैंने बताया था कि एंटी टिटनस सीरम है तो ATS, ये क्या है? ये बाहर से बना करके टिटनस को सही करने के लिए दिया जा रहा है। तो एंटीबॉडी जरूर है, एक तो बाहर शरीर के बाहर बनी हुई है, इसका मतलब निष्क्रिय हो गया। इंजेक्शन से लगाई जा रही है, इसका मतलब भी क्या हो गया? कृत्रिम। तो कृत्रिम निष्क्रिय प्रतिरक्षा जो होती है ये उत्पन्न करती है। तो 19 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए। इसके बाद देखिए प्राथमिक लसिकांग, दो टाइप के लसिकांग होते हैं, एक तो प्राथमिक और एक द्वितीयक। इसके बारे में मैं बता देता हूँ कि लसिकांग जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक तो प्राथमिक लसिकांग वो होते हैं जो कि एंटीबॉडी के निर्माण में भाग लेते हैं, और दूसरा जो कि एंटीबॉडी को कार्य करने के लिए स्थान प्रोवाइड कराते हैं, उनको अपन द्वितीयक लसिकांग बोलते हैं। जो प्राथमिक होते हैं उसमें मुख्य रूप से एक तो आता है थाइमस जो कि टी लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। दूसरा जो होता है वो होता है आपके थाइमस के बाद में बोन मैरो, जिसको अपन अस्थि मज्जा भी बोलते हैं, और वो बोन मैरो जो होती है वो बी लिम्फोसाइट का प्रोडक्शन करती है, ठीक है। मुर्गियों में जो है वो इनके स्थान पर, चूंकि वहां पर लिम्फोसाइट डेवलप नहीं होते उतने, ठीक है, वहां पर जो है प्राथमिक लसिकांग इतने डेवलप नहीं होते, तो वहां पे एक अलग ही जो है वो प्राथमिक लसिकांग होता है, जिसको बर्सा फैब्रिशियस भी बोला जाता है, ठीक है, या तो बर्सा फैब्रिकस या बर्सा फैब्रिशियस। जो द्वितीयक लसिकांग होते हैं वो सारे के सारे लिम्फ नोड होते हैं, ठीक है। स्प्लीन होता है, पेयर्स पैचेस होते हैं जो कि इलियम में पाया जाता है, ठीक है। ये सारे के सारे जो होते हैं वो द्वितीयक लसिकांग होते हैं। इसके अलावा टॉन्सिल होता है, अपेंडिक्स होता है, ये सारे के सारे द्वितीयक लसिकांग है, अपेंडिक्स, ठीक है ना। तो याद रखना कौन कौन से द्वितीयक लसिकांग होते हैं और कौन कौन से प्राथमिक होते हैं। अगर आपको कोई चीज लिखनी है तो आप जो है वो हाथों हाथ क्या करो, इसको वीडियो को रोक करके चीजें लिख लिया करो, ठीक है ना। चलो, तो क्या क्वेश्चन पूछा है भाई? प्राथमिक लसिकांग का कार्य नहीं है एंटीजन से क्रिया करना, लिम्फोसाइट का निर्माण करना, लिम्फोसाइट का परिपक्वन करना, ये कार्य है। तो यहाँ पे ये दोनों कार्य होते हैं, क्योंकि ये द्वितीयक लसिकांग का कार्य होता है। तो ये यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी, लिम्फोसाइट का निर्माण और लिम्फोसाइट का परिपक्वन। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, तो ध्यान रखना बी और टी, ये हर बार क्वेश्चन पूछा था, हर बार मैं कहता हूँ HB याद रखो और TC याद रखो, ठीक है ना। तो H से याद रखना ह्यूमोरल, ह्यूमोरल प्रतिरक्षा जो होती है यानी कि तरल माध्यित प्रतिरक्षा जो होती है वो तो किससे मिलती है? बी से। और C से याद रख लो सेल मीडिएटेड यानी कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा जो होती है वो किससे मिलती है? वो मिलती है T से, ठीक है। तो यहाँ पे सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी पूछा है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी, यानी कि टी लिम्फोसाइट से संबंधित है, ठीक है ना। तो क्या याद रखना है? TCHB, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, हर बार पूछा था, ध्यान रखना। TCHB ये याद रखना आपको, टी से टी लिम्फोसाइट और सी से सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, ठीक है। इसके बाद में देखिए एलर्जी में कौन सी एंटीबॉडी की संख्या जो है वो बढ़ जाती है? तो एलर्जी के समय जो है, एलर्जी के लिए याद रखना आपको ई, ठीक है ना। एलर्जी हो गया, ठीक है, पैरासिटिक इंफेक्शन हो गए, इसके लिए जो है वो हमेशा IgE जो होती है वो रेस्पॉन्सिबल होती है। शरीर के वह जहां लिम्फोसाइट एंटीजन से क्रिया करके उसे नष्ट कर देता है, तो मैंने आपको बताया था वो द्वितीयक जो है वो लिम्फोइड ऑर्गन होते हैं जहां पर एंटीजन से क्रिया करके नष्ट करता है। तो ये प्राथमिक है, ये भी प्राथमिक है, ये भी प्राथमिक है, तीनों प्राइमरी है। सिर्फ एक जो है पेयर्स पैचेज ये द्वितीयक है। तो ये तीन प्राथमिक अंग होते हैं, इस कारण से यहाँ पर निर्माण होता है और क्रिया जो होती है वो कहां पर होती है? पेयर्स पैचेज। तो 23वें का आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। चौबीसवां है बी लिम्फोसाइट का परिपक्वन अस्थि मज्जा में होता है। तो बी लिम्फोसाइट बोन मैरो में होता है, ठीक है भाई। टी लिम्फोसाइट का परिपक्वन थाइमस में होता है, ये भी ठीक है। बी लिम्फोसाइट ह्यूमोरल प्रतिरक्षा HB, ये भी सही है। और बी लिम्फोसाइट सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी गलत, TC होता है, तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। देखो आप वापस से आराम से पढ़ लो, बी लिम्फोसाइट का परिपक्वन अस्थि मज्जा में होता है, ये बिल्कुल सही है। टी लिम्फोसाइट का परिपक्वन थाइमस में होता है, ये भी सही है।
HB मैंने बताया था ह्यूमरल है, तरल माध्यम प्रतिरक्षा है, बी लिम्फोसाइट द्वारा होती है, ठीक है। और चौथा इसने बोल दिया कि सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो होती है वो बी लिम्फोसाइट करता है, नहीं वो टी करता है, तो यहाँ पर ये असत्य हो जाएगा, 24वें का आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। 25वां देखिए, निम्न में से प्राथमिक लसिकांग इनमें से कौन सा नहीं है, ठीक है। तो इनमें से प्राथमिक लसिकांग क्या थाइमस है, क्या अस्थिमज्जा है, क्या प्लीहा है, या वर्सा फैब्रिकस। तो मैंने ये बताया था ये तो होते हैं सभी स्तनधारी में जो है वो प्राथमिक लसिकांग कौन सा होता है, थाइमस और अस्थिमज्जा। और वर्सा फैब्रिकस जो होता है वो मुर्गियों में प्राथमिक लसिकांग होता है, और इस हिसाब से यहाँ पर जो है वो प्लीहा जो होता है वो एक टाइप का सेकेंडरी यानी कि द्वितीयक लसिकांग है, ठीक है भाई। तो आपकी तैयारी जो है वो अच्छी चल रही होगी, इसी उद्देश्य से जो है लगातार मैं जो है वो क्लासें ले रहा था, बीच में कुछ प्रॉब्लम्स के कारण जो है मैंने क्लासें नहीं ली थी, अभी वापस से जो है मैं आपके क्लासेस लगातार अवेलेबल करवा रहा हूँ, ठीक है। वापस से एक्टिव हो गया हूँ, एक्टिव मोड पे हूँ, फिर से आप सभी साथियों के साथ लगातार जुड़ा हुआ हूँ। अभी तक जिसने मॉक टेस्ट पेपर नहीं लिए है वो मॉक टेस्ट पेपर ले लीजिए, सॉल्व कर लीजिए आराम से आप, ठीक है। घर बैठ करके तैयारी कीजिए, सभी मॉक टेस्ट के साथ में जो है मैं कल अवेलेबल करा दूंगा, एक बुक आपके सामने ले आऊंगा, आज तो मैं नहीं लाया, कल जो है मैं आपको एक बुक बता दूंगा कि किस तरह से हमने OMR भी दी है उसमें साथ में, किस तरह से हमने मॉक टेस्ट पेपर में जो है वो सारी चीजें जो है वो आपके लिए अवेलेबल करा रखी है, ठीक है। और जिसको भी जो भी जानकारी इसके बारे में लेनी हो वो इस नंबर पे जो है वो मैसेज कर दीजिए, आपको पूरी जानकारी जो है वो मिल जाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।